प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप बड़ा जनाब रो रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, तो यहाँ आप भंगड़े डाल रहे हैं कि पीटीआई के कारकुनान ने वहां पे कोई हल्लड़बाजी की। बिल्कुल ही बेबुनियाद खबर है ये। इन्होंने एक उधर से चीज उठाई है, एक उधर से उठाई है, और एक ऐसी सनसनीखेज चीज बना के पेश कर दी जिसको खुद देख के मेरी हंसी आ जाती है कि क्या जबरदस्त उन्होंने काम किया। और कई तो गाने भी ऐसे ऐसे डब कर दिए उन्होंने जो वहमो गुमान भी नहीं इंसान के। बहरहाल जिसने भी काम किया क्रिएटिवली वो बड़ा ज़हीन आदमी था, और उसमें टके की सदाकत नहीं है। बल्कि पीटीआई वाले बाद में जो मेरे पास आया, जी हमने इसकी तरदीद वगैरह की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे बेटे का फ़ोन आया कि बाबा मैं बड़ा डिप्रेस हूँ, लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैंने कहा बेटा, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जिन्होंने हर कीमत पे आपको करना ही होता है, और दूसरे वो जो मासूमियत में बगैर हकायक को जाने कर देते हैं। तो कहने लगा हकायक बताएं ना, कुछ तो लोगों को बताएं। तो मैंने देखा तो 4-5 पॉइंट्स मेरे जहन में आए कि हुआ क्या था। नंबर 1 तो लोग जानना चाहते हैं सियासत क्यों छोड़ी। इसका जवाब कोई भी नहीं है क्योंकि सबको पता है, और मैंने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे कर दी थी। नंबर 2 कि मैंने अलीम खान की सोसाइटी के लिए आते ही इधर जनाब शो कर दिया। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि अलीम खान की सोसाइटी नहीं थी, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो था जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे, और बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बेची। पाकिस्तान में इसका सरमाया गया, और ये 2-3 महीने पहले का अरेंज किया हुआ शो था। ये अलीम खान साहब की सोसाइटी का शो नहीं था। तीसरा सवाल ये था कि जी पैसे से इतनी मोहब्बत है आपको कि सियासत छोड़ते ही आप सीधा अगर शो करने के लिए आ गए हैं। इसका जवाब ये है कि बिल्कुल इतनी मोहब्बत नहीं है। इस शो के सारे पैसे सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट को गए हैं, अबरारुल हक को 1 रुपया भी इसमें से नहीं गया। और अगर मुझे पैसे से बड़ा प्यार होता तो मैं शादियों के शो ना छोड़ता, जो एक एक शादी में से 1-1 करोड़ रुपया मुझे ऑफर होता है। और बल्कि इंटरनेशनल हमारे सिख भाई जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ आके पाकिस्तान में शोज करके जाते हैं, और गाने मेरे गा रहे होते हैं उसमें। तो मैं वो कर सकता हूँ मगर नहीं करता। क्यों? इसलिए कि मेरी वालदा ने मुझे मना किया था कि तुमने ये शोज नहीं करने, और वो एक उसूली मौक़िफ़ मैंने बनाया हुआ है। अब तो सारे पाकिस्तान को पता है कि मैं वो शोज नहीं करता। सो अगर करता होता तो फिर मैं मतलब अगर पैसे से मोहब्बत होती तो फिर मैं सबसे पहले वो कर लेता। फिर अगली बात यह है कि जी कि पीटीआई के कारकुनान ने वहाँ पे कोई हल्लड़बाजी की। बिल्कुल ही बेबुनियाद खबर है ये। इन्होंने एक उधर से चीज़ उठाई है, एक उधर से उठाई है, और एक ऐसी सनसनीखेज चीज़ बना के पेश कर दी जिसको खुद देख के मेरी हंसी आ जाती है कि क्या ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। और कई तो गाने भी ऐसे ऐसे डब कर दिए उन्होंने जो वहमो गुमान भी नहीं इंसान के। बहरहाल जिसने भी काम किया क्रिएटिवली वो बड़ा ज़हीन आदमी था, और उसमें टके की सदाकत नहीं है। बल्कि पीटीआई वाले बाद में जो मेरे पास आया, जी हमने इसकी तरदीद वगैरह की है, सब इन्होंने कर दिया कि जी आप तो हमारे हीरो हैं और फलां हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा है इसकी तरदीद वगैरह भी हो गई, और वो चीज़ सामने आ गई। फिर ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप बड़ा जनाब रो रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, तो यहाँ आप भंगड़े डाल रहे हैं। इस पर मुझे एक वाक़या याद आया कि 4 फरवरी 96 में मेरी मदर का इंतकाल हुआ रमज़ानुल मुबारक में। ईद पे बहुत सारे शोज थे, लाइन लगी हुई थी। ज़ाहिर है मैंने सारे कैंसिल कर दिए, मगर एक खातून प्रोमोटर थी, वो घर के बाहर आके बैठ गई कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स में मेरा शो है, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, आप ये शो कर दें। मेरे वालिद साहब के पैरों में आके बैठ गई। तो उन्होंने मुझसे कहा चल कर दे सू, मर जाएगी, कहती है पई, रोंदी है पई। तो मैं बड़ी तकलीफ में था कि वालदा का इंतकाल हुआ, मैं शो कैसे करूंगा। मगर वो शो मैंने किया, और उस वक्त आपको पता चलता है जब आप अजियत में हो और आपको हंसाना पड़े, नचवाना पड़े लोगों को। तो लोग नाच रहे थे उस वक्त, तो मेरे गाने भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और बड़े सुपर हिट थे। तो मैंने वो शो, मुझे याद है ये वाला जो शो था ना, ये भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था कि जब आप जिस करब से गुजरे हैं, आपका 15 साल रफाकत एक पार्टी से ख़त्म हुई है, आपके दोस्त यार उधर हैं, परेशान हैं, दिन रात हम उनके उसमें लगे हुए हैं, आप खुद बड़ी मुश्किल से वहाँ आए हैं, आपकी फैमिली एक अजियत से गुजरी है, तो आप आए हैं, तो आप कभी खुशी से या सेलिब्रेशंस के साथ वो शो नहीं कर सकते। मेरी जगह रह के ज़रा आप सोचें कि कितनी बड़ी मजबूरी होगी।
آپ جانتے ہیں کہ سہارا فار لائف ٹرسٹ کو ہر مہینے 6.25 کروڑ روپیہ صرف سیلریز کی مد میں اکٹھا کرنا ہوتا ہے، جو میری ذمہ داری ہے۔ میں 2 یا 3 پروگرامز ہر مہینے لازمی کرتا ہوں کہ سیلریز ہم کم از کم وہاں سے پوری کریں۔ میڈیکل کالج ہاتھ بٹاتا ہے، اور ابھی یہ ہم آپ کو صرف سیلریز کا بجٹ بتا رہے ہیں، اس میں نہ تو میڈیسن شامل ہے، نہ اکوپمنٹ شامل ہے، نہ دیگر اخراجات شامل ہے۔ تو جب اتنا بڑا ٹاسک اللہ نے آپ کو دیا ہوتا ہے، سو آپ کو یہ کام تکلیف سہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہم کسی کا دل توڑنے سے بچ سکتے ہیں، اور کوئی ایسا شخص جو پاکستان سے پیار کرتا ہو، جس نے اپنی پوری زندگی پاکستان کو دے دی ہو، جس کے ادارے، جب سہارا بنا تھا تو چھوٹا سا بیبی تھا، آج اربوں روپے میں چلا گیا ہے۔ آج ابرار اس کے سامنے بیبی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ کیوں؟ اس پہ سہارا میں پتہ نہیں کون کون آئیں گے لوگ، کتنے بورڈ آف گورنرز بنیں گے، ہم دنیا سے جا چکے ہوں گے، لیکن یہ اچھا کام کرتا رہے گا۔ اس کا صلہ انشاءاللہ میرے والدین کو، مجھے، ہم سب ڈونرز کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اجر ہمیں دیتا رہے اس کا۔ سو ایسے دل توڑنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارا ملک جس کیفیت میں، جس پرابلم میں ہے، دن رات ہم سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب، مجھے لگتا ہے ہم بہت محب وطن ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے دوستوں کا، اپنے محب وطن بہن بھائیوں کا، ان کے جذبات کا خیال اور احترام کرنا بھی چاہیے۔